मेरी पहली क्लास है। मेरा लक्ष्य है कि मैं हर दिन स्टूडेंट्स को आधे घंटे सिविल सर्विसेज की तैयारी कराएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें कोई चार्ज नहीं लेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा स्लो रहेगा। समझा समझा के हम पढ़ाएंगे। ओके, पहले हम वीकेंड क्लासेस स्टार्ट कर रहे थे कि हम संडे के दिन एक क्लास लगाएंगे, लेकिन आप लोगों का प्यार कहो, आप लोगों की अप्रोच कहो, तो हमने सोचा है कि हर दिन आधे घंटे हम आपकी क्लासेस लगाएंगे। आपकी क्लासेस का जो टाइमिंग होगा वो होगा 7 PM। आपकी क्लासेस का टाइमिंग होगा 7 PM। पहले हम इसे मॉर्निंग रख रहे थे, लेकिन हमारा स्वयं एक एमपीपीएससी का नया बैच शुरू होने जा रहा है 5 घंटे का, तो उसमें हमें मॉर्निंग के टाइम रखना पड़ रहा है। तो आपकी जो लाइव क्लास होगी वो होगी रेगुलर 7 PM, 7 to 7:30 PM। ओके फ्रेंड्स, 7 से 7:30 के बीच में। यह आप ही की बात है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। आप ही की बात है। हर दिन शाम को 7 बजे से 7:30 बजे तक आपको लाइव क्लास मिलेगी। ठीक है, ओके। ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट हमने बोला था, आधे घंटे का सपोर्ट। दूसरा फ्रेंड्स, हम एक एमपीपीएससी का 1 सितंबर से, मैं आपको बताना चाहूंगा, 1 सितंबर से भी एक न्यू बैच शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी टाइमिंग है 1.5 घंटा सुबह 8 AM to 9:30 AM, 1.5 घंटा सुबह, और शाम को आपकी क्लास के बाद 7:30 बजे से रात को 10:30 बजे तक लाइव क्लास चलेंगी। यानी टोटल क्लास ड्यूरेशन होगी हमारी 4.5 घंटे से 5 घंटे की। ये 1 तारीख से हम बैच शुरू करने जा रहे हैं। ओके, इसमें क्या रखा है मैं थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं कि कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पेड बैच को भी ज्वाइन करके रखा, जो करने वाले हैं, इसलिए मेरा दायित्व है मैं आपको बता दूं। 8 बजे से 9:30 बजे सुबह रहेगी क्लासेस, और इवनिंग में 7:30 बजे से 10:30 बजे, यानी 5 घंटे रेगुलर हमारी बैच शुरू होने आ रहे 1 सितंबर से, 1 सितंबर से। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए आपकी क्लास 7 से 7:30 रहेगी। उसके बाद हम उसे कंटिन्यू करेंगे आगे। फ्रेंड्स, बात यह है कि ये जो हमने बैच है, मॉर्निंग में एमपीजीएस और हिस्ट्री को जगह दी है हमने। इवनिंग में जो जॉब करते हैं या कोई भी वर्कआउट करते हैं, इवनिंग में हमने उनको जगह दी है। इसके अंतर्गत हमने क्या रखा है, 7:30 से 9 एक एनालाइज स्किल, एक डीप लेवल हम पढ़ाएंगे मेंस लेवल पर, 7:30 से 9। फिर हमारा 9 to 9:30 तक हम हिंदी का सेशन लगाएंगे, पेपर नंबर 5, पेपर नंबर 6 और सी सेट। 9 बजे से 9:30 बजे रेगुलर हिंदी क्लासेस विद निबंध लेखन। 9:30 से 10:30 कोर प्रीलियम्स, सिर्फ प्रीलियम्स, कोर प्रीलियम्स, जिसमें हमारा टारगेट है 30,000 क्वेश्चंस विथ ऑल टॉपिक। इसकी ड्यूरेशन रहेगी 4 मंथ्स। ये कोर प्रीलियम्स है। बच्चे बहुत अच्छे तैयारी करते हैं शुरू में, लेकिन वो प्रीलियम क्रैक तक नहीं कर पाते, तो हमने पूरे 5 आवर्स को प्रीलिम्स प्लस मेंस या प्री कम्स मेंस के रूप में रखा है, राइटिंग सेक्शन। तो हमारी 1 सितंबर से फर्स्ट बैच शुरू होने जा रहा है एमपीपीएससी का 5 घंटे का, और 10 सितंबर से दूसरा बैच शुरू होगा हमारा एमपीपीएससी का। उसकी टाइमिंग थोड़ी अलग होगी 10 सितंबर से। तो इस महीने हम 3 बैच अनाउंस करेंगे, 21 सितंबर, 10 सितंबर और 1 सितंबर, 5 घंटे के। और आपका तो ऑब्वियसली बात है, आपका 7 to 7:30 मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा। किस स्तर का सपोर्ट रहेगा वो मैं आपको अब बताने वाला हूं। ओके, दूसरी चीज, एक चीज और, कुछ बच्चे फर्स्ट टाइम भी देख रहे होंगे, तो अभी मैं जो पढ़ाऊंगा, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आज बड़ी क्लास, संडे के दिन बड़ी क्लास, मैं जो पढ़ाऊंगा संडे के दिन
और जो भी मैं रेगुलर पढ़ाऊंगा वो आपको लिखना नहीं है। अगर आप लिखोगे तो आपको 10 घंटे लग जाएंगे। मैं इतना मटेरियल दे देता हूं पढ़ाते समय। आपको जो आप तो जुड़े हुए हो 7400501501 इस पे आपको हमें व्हाट्सएप पे जुड़ना है। ये नंबर है, आप उस पे अपना नाम लिख के भेज दीजिए। हम ब्रॉडकास्ट बनाते हैं, मैं फिर से बता रहा हूं, हम पहली बार लाइव आए हैं इसलिए मुझे बताना जरूरी है दोस्तों। हम ब्रॉडकास्ट बनाते से नंबर शेयर नहीं हो सके, तो आप इसमें करेंगे तो जैसे जैसे जो मैं पढ़ाऊंगा हर दिन उसका लिंक उसी में आएगा ब्रॉडकास्ट में। दूसरी चीज, जो मैं पढ़ाऊंगा उसके नोट्स भी उसी में आएंगे। जैसे मैं अभी जो पढ़ाने वाला हूं आपको रात तक उसके नोट्स जो अभी पढ़ाने वाला हूं उसी व्हाट्सएप आपके ग्रुप में आ जाएंगे जो मैं पढ़ाने वाला हूं। यह आपका स्ट्रक्चर है। उसके लिए क्या करना होगा, 7400501501 पे आपको व्हाट्सएप करना होगा, तभी तो हम आपको नोट्स भेज पाएंगे। हमें कैसे पता लगेगा कहां नोट्स भेजें? ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आ गया है। अगर आपके कोई फ्रेंड्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो 1 सितंबर से बैच शुरू है, स्टार्टिंग से 10 सितंबर और 21 सितंबर, ये 3 तारीख है हमारी इस मंथ की। चलिए, थैंक यू सो मच। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना काम। आज मेरा ज्योग्राफी का लाइव क्लास का पहला लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर। मैंने इसमें सोलर सिस्टम चुना है। क्या सुना है? सौर मंडल। अब मैंने सौर मंडल ही क्यों चुना है, इसके अंदर बात यह आती है व्हाई आई चूज दिस वन। मैंने क्यों चुना सोलर सिस्टम? दोस्तों प्लीज ध्यान से आराम से सुनना और कॉपी अपने पास रखना, ठीक है? जब मैं कहूंगा तब लिखेंगे अपन। कितनी अच्छी क्लैरिटी आ रही है, आवाज आ रही है आपको, हम परफेक्टली दे रहे हैं वर्कआउट, ठीक है बेटा? अगर आप सपोर्ट करोगे तो हम लंबे समय तक जुड़े रहेंगे। तो सोलर सिस्टम उठाने का कारण क्या है? सोलर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है, चाहे आप कोई भी स्तर का पेपर दे रहे हैं, अगर उस पेपर में जीएस आता है तो समझ लो सोलर सिस्टम भी आएगा। सोलर सिस्टम भी आएगा, चाहे एसएससी का उठा लो, सीजीए लेवल उठा लो, पटवारी उठा लो, कोई भी पेपर उठा लो, सिविल सर्विस में उठा लो, आईएएस ले लो। सोलर सिस्टम बुनियाद है, क्योंकि हमारी पृथ्वी, हमारा भूगोल सिर्फ सोलर सिस्टम के बाद ही तो पैदा हुआ है। तो हमें पहले हर एक पहलू को पढ़ना चाहिए, हर एक पहलू स्ट्रैटेजी को समझना चाहिए, ना कि एकदम से बड़े लेवल पे जाना चाहिए तो कुछ समझ में नहीं आएगा। हम एक एक कड़ी को जोड़ते हुए चलेंगे। इसी कारण मैंने आपके सामने आज सोलर सिस्टम को रखा है पढ़ाने के लिए। अब इस बात का कोई विटनेस चाहिए कि सोलर सिस्टम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऑब्वियसली बात है, तभी हमारा पढ़ाई में मन लगेगा और तभी हम अच्छे से पढ़ेंगे। उसके लिए मैंने बहुत सारे सबूत इकट्ठे करे। सबूत इकट्ठे कर, ये मेरा एटीट्यूड है। जो पढ़ाता हूं बच्चों को बताता हूं कि वो कितना जरूरी है, तब उनकी ज्यादा आंखें खुलती हैं और वो ज्यादा ध्यान लगाते हैं। तो दोस्तों बेटा हम आपको बाद में बताएं, कविता मैडम अभी क्लास, ठीक है? मैं उसका पीडीएफ आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। देखिए आपके सामने ये एक पीडीएफ दिखाई दे रही है, बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ दिखाई दे रही होगी। मैं गुजारिश करूंगा आप अपने मोबाइल को इस प्रकार रखें और इस प्रकार खोलें। तो अगर आप इस प्रकार रख के इस प्रकार देखेंगे, क्योंकि आप लाइव क्लास ले रहे हो, तो आपको उसकी क्लैरिटी बहुत अच्छे से समझ आएगी। देखिए ऐसे रखेंगे, मैं भी देख रहा हूं यही क्लासेस को, ठीक है? देखिए अब हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन सीएससी स्पेशल 2001 आईएएस, आपको दिखाई दे रहा होगा 2001 आईएएस। हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्न कौन सा कथन सही है? हमारा सौर परिवार सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। पृथ्वी के संगठन के मुख्य तत्व सिलिकॉन है। सूर्य से सौर परिवार द्रव्यमान 75% अंतरिक्ष है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 190 गुना है। हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों की पृथ्वी संगतम। दूसरा बिंदु, ये आईएएस 2000
2 का प्रश्न था, आपको क्लियर दिख रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन, वर्ष 2001 में नासा ने मंगल ग्रह के लिए जो अंतरिक्ष यान छोड़ा था उसका नाम क्या था? मार्स क्लाइडरमैन ऑर्बिटर, मार्स ग्लोबल सर्वेयर, मार्स ओडिसी, मार्स पोलर लैंडर। क्वेश्चन है आईएएस 2002, पेपर आपके सामने है, मैंने पेपर से भी निकाला है, गूगल पे सर्च मारेंगे 2002 का पेपर डाउनलोड कर लेंगे, सत्यापित हो जाएगा ये क्वेश्चन था या नहीं था। तीसरा क्वेश्चन, 2001 किसने सबसे पहले कहा है कि पृथ्वी गोलाकार है? 2001 अरस्तु, कोपरनिकस, टॉलमी, स्ट्रैबो। क्वेश्चन नंबर 4 आईएएस 2019 1999 किस एक ने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है? जब तक हमें सिद्धांत ही नहीं मालूम क्वेश्चन कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 एसएससी 1998 मैंने डाल दिया, कुछ बच्चे हो सकते हैं एसएससी की तैयारी करने वाले देखने वाले हो। पृथ्वी के धरातल के ऊपर का और वायुमंडल विभिन्न स्तरों का अनुक्रम कैसे होता है? एसएससी 1998। ऐसे ही मैं इसको दिखाने में सुमिलित कीजिए आईएएस 1998 मंगल जीवन की उपस्थिति के निम्नलिखित कौन सी अवस्था है? आईएएस 1997। आईएएस 1996 रेडियो तरंग निक्षेपण के वायुमंडल निम्नलिखित स्तरों कौन सा उत्तरदायी है? हमें अयन मंडल मालूम है, लेकिन अयन मंडल भी कई परतों में डिवाइड होता है, वो आपको नहीं मालूम। अयन मंडल 4 परतों में डिवाइड होता है। आयनोस्फीयर डिवाइड इन 4 लेयर्स। पहली लेयर होती है देखो डी सी, डी के ले लो, डी ई एफ जी, E1 E2, इसका क्राइटेरिया 149 159 198 200 किलोमीटर। तो अयन मंडल की कौन सी लेयर की आप चर्चा कर रहे हो? ये तुम्हारा स्किल होगा अगर आप रेगुलर जुड़ोगे तो। अभी हम सोचते हैं कि अभी मैं, चलो इस पर चर्चा करते हैं। शुक्र यूपीपीसीएस 2004, शुक्र पारगमन 8 जून 2004 को देखा गया। इससे पूर्व यह घटना कब घटित हुई? 12 वर्ष पहले 105। 10वां क्वेश्चन, न्यूटन एक आईएएस 1995 मेहनत करी, ढूंढा मैंने क्वेश्चन। आईएएस 94 2000 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष पर झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन और झुकाव के समतुल्य होता है। 12वां क्वेश्चन, यद्यपि समय प्लूटो सबसे दूरस्थ था, उसका परिवेक्षण पथ, मैं सबको रीड नहीं करूंगा क्योंकि टाइम किल होगा। आईएएस 93। यूपीपीसीएस 2000 एक जीवधारी ग्रुप पृथ्वी को वैज्ञानिक नाम क्या है? यूपीपीसीएस 2019। 2 ग्रह यूपीपीसीएस 99 बेतार के तार संपर्क पर प्रकाशित होता है। यूपीपीसीएस 1999। वायुमंडल में ओजोन पत्र यूपीपीसीएस 1997। तो अब अगर आप देखें ऐसे करीब 750 क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे गए हैं और महत्वपूर्ण हैं। अब इतने सबूत काफी हैं इस अध्याय को दिमाग लगाकर, जान लगाकर समझने के लिए। इतने में तो हम किसी मुलजिम को फांसी पे चढ़ा दें, 10 साल के लिए कारावास करवा दें, अगर देखा जाए सबूतों की इतनी भरमार हो तो आप देखो 750 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है, इससे इसी चीज का अंदाजा लगाया जा सकता है। ठीक है बेटा, मेरी बात, आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है? रिप्लाई करो। यही लाइव क्लास है, रिकॉर्डिंग नहीं देख रहे हो। हम सिस्टमैटिक पढ़ने वाले हैं, आप रिकॉर्डिंग नहीं देख रहे हो, हम लाइव पढ़ने वाले हैं। आपकी समस्या समाधान, आपके क्वेश्चन हमारा उत्तर, ये होने वाला है। मेरी आवाज क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही लाइव क्लास में? ओके, चलिए तो हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को, मतलब रूपरेखा। ओके, हाँ बेटा शालू, वी विल स्टार्ट इन बोथ लैंग्वेज, सो डोंट वरी। इवन पेपर आया था, मैंने बताया भी था किसी को बैकअप। चलिए अब मेरी बात प्लीज ध्यान से सुनिए प्लीज। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक सीख देना चाहता हूं। अपने आसपास
नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से, जो नेगेटिव अप्रोच रखते हैं, उनसे पहले दूर हो जाइए, तभी आप पॉजिटिव हो पाएंगे। पहले आपके नकारात्मक आसपास के दोस्त रोते हैं कि एग्जाम नहीं होता, एग्जाम नहीं होता, एग्जाम नहीं होता, एग्जाम नहीं होता। जब एग्जाम होता है तब वो रोते हैं सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि आरक्षण बहुत है, आरक्षण बहुत है, आरक्षण बहुत है। एग्जाम होता है तब भी रोना, एग्जाम नहीं होता तब भी रोना, और फाइनली वो कोई प्राइवेट जॉब करने लग जाते हैं। दोस्तों, इस तरीके के लोगों को आपको दूर करना होगा। आप अपने आप को आंकेंगे कि हम कितने पानी में हैं। क्या कल एग्जाम होता है, हम पेपर को निकालने की दम रखते हैं? क्या हम एग्जाम को क्रैक करने की दम रखते हैं? आप तो 10 साल के पेपर लगा के देख लो, आपको खुद का आंसर आपको पता लग जाएगा। तो नकारात्मक लोगों को छोड़ो, तभी आप पॉजिटिव बने रहोगे, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। और मैं आपको टूटने नहीं दूंगा, यह बात तो पक्की है, अगर आप मेरे से जुड़े रहेंगे तो। और आरक्षण का रोना कभी मत लिखना मुझे बहुत गुस्सा आती है। आरक्षण जैसी चीज कोई नहीं होती। एक व्यक्ति जनरल कैटेगरी से 10-10, 15-15 परीक्षाएं निकाल देता है। मेरे मित्र हैं, आज वो एडीएम बैठे हुए हैं, 15-15 परीक्षाएं निकाल दी। और जो ना पढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा सेलेक्ट होता है, देर सवेरे सिलेक्शन होता है। और जो रोता है, दूसरों को एक्सक्यूज देता है, वो हमेशा इन्हीं एक्सक्यूजों के दम पे जीता है, अपने को सही साबित करने में लगा रहता है। वास्तविकता यह होती है वो खोखला है ससुरा, ना उसे ज्ञान है ना उसे कुछ है। ये बात आप याद रखना। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आपको मेरा लेक्चर समझ में आता है या नहीं आता। हमें नोट्स बनाने होंगे, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, 74000501 व्हाट्सअप कर दो, तभी आप हमसे लाइव क्लास से जुड़ पाएंगे, अदरवाइज नहीं जुड़ पाएंगे। लाइव क्लास में ऐसे यूट्यूब पे पब्लिक नहीं करूंगा कभी भी, ओके, क्योंकि वहां पे मुझे सिर्फ सीरियस बच्चे चाहिए मेरे संग लाइव क्लास के लिए। मैं किसी भी प्रकार के बच्चों को लेक्चर नहीं दूंगा, मेहनत नहीं करूंगा, ये बनाने में मुझे मालूम मेहनत होती है। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं सारे डाउट क्लियर करने के बाद। हमारा सोलर सिस्टम, मैं एसएस लिख रहा हूं। हम बचपन से, प्लीज अभी कोई लिखेगा नहीं, जब मैं कहूंगा तब लिखोगे। हमारा सोलर सिस्टम, जब हम बचपन में छोटे थे तो छत पे सो जाते थे, लाइट रहती नहीं थी, तो खुली आंखों से आसमान को देखा करते थे और सोचते थे कि तारे कितने छोटे छोटे होते हैं और कैसे होते हैं। तो एक प्रकार से हर व्यक्ति का अपने सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल को जानने का इच्छा वयस्क होने के बाद ही नहीं आई, परीक्षा के लिए ही नहीं आई। हमारे ब्रह्मांड को, हमारे सोलर सिस्टम को जानने की इच्छा हमारे अंदर बचपन से ही रही है कि ये ऐसा क्या है जो हमसे सैकड़ों, अरबों, लाखों, अरबों किलोमीटर दूर है और फैला हुआ है। समझ में आया? इसकी बचपन से इच्छा हमारे में रही थी और एक प्रकार से ये आज भी एक मिस्ट्री बन के रह गया है। मिस्ट्री बहुत कम लोगों को मालूम है क्योंकि वो पढ़ते नहीं, और जो पढ़ते हैं वो उतना ज्यादा नहीं पढ़ते जो उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज सिलेक्शन के लिए ली जा सके। तो हम एक काम करते हैं, बातें नहीं करते यार, बोर्ड हो गया वो हो गया, एक काम करें, सोलर मंडल में ही चलते हैं अपन लोग, सोलर मंडल में, सिस्टम में ही चलते हैं। तो अभी हम कहां पर हैं? अभी हम पृथ्वी पर हैं। तो सबसे पहले आप जानते हो जो हमारा सौर मंडल है, आराम से समझिएगा, मेरा कम्युनिकेशन अच्छे समझोगे तभी समझ में आएगा। तो हमारा जो सौर मंडल है उसका जो अस्तित्व है, अस्तित्व मतलब आज इतिहास है, पृथ्वी भी, ये सब एक ऊर्जा के कारण है, एनर्जी। वो एनर्जी कहां से मिलती है?
सूरज से मिलती है। कहां से मिलती है? एनर्जी। एनर्जी के बहुत सारे स्रोत हैं, भूतापीय ऊर्जा है, थर्मल एनर्जी से कहते हैं, बहुत सारी एनर्जी है, लेकिन जो मैक्सिमम पृथ्वी पर जीव, आप और आज मैं जिंदा हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ये सब तभी संपन्न हो पाया है जब सूर्य नारायण भगवान का ताप पृथ्वी पर पहुंचता है। तो सौर मंडल के बारे में शुरू करने से पहले आई वोंट टॉक टूवर्ड्स देयर प्लैनेट्स। प्लैनेट्स तो तब बने होंगे जब सौर यानी सूरज का गठन हुआ होगा। मैं बिग बैंग थ्योरी आपको पढ़ाऊंगा, लाप्लासा का सिद्धांत पढ़ाऊंगा, जीन्स एंड जेवरिस की थ्योरी पढ़ाएंगे, निहारिका उत्पन्न, नेबुला उत्पन्न, वी विल टॉक ईच एंड एवरीथिंग। मैंने आपकी जो ज्योग्राफी खुल्लर आती है ना, मैंने 10 बार 6 महीने पहले पढ़ के छोड़ दी। डोंट वरी फॉर दैट, वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग बट स्टेप बाय स्टेप। तो पृथ्वी का जो अस्तित्व है या हमारे सौर मंडल का जो अस्तित्व है वो है सूर्य के कारण। किसके कारण? सूर्य के कारण। तो अगर हम सौर मंडल की शुरुआत करें तो हमें सूर्य से स्टार्टअप करना होगा, सूर्य देवता से शुरुआत करनी होगी। तो एक काम करते हैं, सूर्य देवता के बारे में जब जानना है तो क्यों ना पृथ्वी को तो छोड़ना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? तो मैं शरीर को छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, ना रॉकेट। हम वर्चुअलाइजेशन विजुअलाइजेशन के थ्रू हम सूर्य पर चलते हैं। ओके ओके, तो मैं इसको मिनिमाइज करता हूं और या तो हम आ गए, अब सूर्य देवता के पास आ गए। ठीक है, तो अब हम डायरेक्टली हम एक मॉडल के तहत, जो मॉडल है उसके तहत मैं आपको सोलर सिस्टम के बारे में समझाऊंगा। ओके, तो चलिए, तो सबसे पहले यह है हमारी अर्थ। अब आप देख रहे हैं यह हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी पर जब हम बात करें, प्लीज अभी ये दिन है, ये लाइव हम बता रहे हैं आपको पूरा दिख रहा होगा। तो ये है हमारा अफ्रीका और हम ये रहे भारत, यानी पूर्वी उत्तरी अक्षांश, पूर्वी देशांतर की तरफ यहां पर हम स्थित हैं और वर्तमान में मैं यहां से प्रसारण दे रहा हूं। तो हमें इसको लीव करना जरूरी है, तभी हम आगे चल पाएंगे। तो एक काम करते हैं, हम पृथ्वी को स्विच करते हैं अपने साथ और हम चलते हैं डायरेक्टली सन पर। ठीक है दोस्तों? ओके ओके, तो ये जो सन है हमारी पृथ्वी से, आपको ये दिख रहा होगा, पूरा अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। ओके, तो ये जो हमारा सन है, हम अगर बात करें, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो अब हम सन पर आ चुके हैं, लेकिन ज्यादा पास नहीं जाएंगे, ध्यान रखना। वी वोंट टच, बहुत गर्म है और हमें दूर से ही इसके बारे में पूरी जानकारी लेनी होगी, रखनी होगी। ठीक है दोस्तों? तो सूर्य के बारे में हम क्या जानते हैं? आईएएस 2013 प्रभामंडल, आईएएस 2016 कोरोना मतलब इसकी लेयर, कोविड-19 के बारे में, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। आराम से समझते हैं ये है क्या। ओके, देखिए, ये हमारा सूर्य है जिसका वर्णन हर वेद, चाहे वो ऋग्वेद हो, क्योंकि वो प्रकृतिवादी थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, भले ही वो संगीतज्ञ से जुड़ा था, लेकिन कहीं ना कहीं सूर्य भगवान, मैं भगवान करके उच्चारित करूंगा क्योंकि सच में जो साक्षात भगवान हमारे सामने हैं वो यही हैं। अगर ये ना हो तो हमारा जो तापमान है पृथ्वी का,
वो -70 सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के अंदर हो जाए। ध्यान रखिएगा। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। सूर्य हमसे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। आपके एमपीपीएससी में हमेशा 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, अपभू उपभू। पेरिफेलियन अगर आपने पढ़ा होगा, अपभू उपभू, अपसौर उपसौर। तो सूर्य जब पास आता है, एक साल में ऐसा समय आता है, तो अपसौर दूर, उपसौर, 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमपीपीएससी में। हम सभी को कवर अप करेंगे धीरे धीरे। सूर्य है, सूर्य जो कि सबसे बड़ा पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत है। यह ऊर्जा कहां से आ रही है, सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सूर्य से ये जो ऊर्जा हमारे पास आ रही है, ये कहां से और कैसे आ रही है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सूर्य से जो हमारे पास ऊर्जा आ रही है, वो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। पहला पॉइंट ध्यान रखना, ये सारा का सारा पीडीएफ में आपके पास आएगा, सिर्फ सुनना है। आज मैं ये लेक्चर खत्म करने के बाद क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, देखूंगा कि कौन मेरे उत्तर देता है सही तरीके से। सूर्य पर इस प्रकार की ऊर्जा का स्रोत है, वहां पर होने वाली नाभिकीय संलयन प्रक्रिया। ये नाभिकीय संलयन, अंग्रेजी में मैं बात करूं तो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस हैपनिंग हेयर। हम सूर्य के पास आ गए पृथ्वी पर। अब पृथ्वी की बातें छोड़ दो, मोह माया, पृथ्वी छूट गई, मोह माया छोड़ दो, ध्यान यहां लगा लो। यहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, नाभिकीय संलयन। अब ये नाभिकीय संलयन होता क्या है, हम इस पे 2 मिनट चर्चा करते हैं। नाभिकीय संलयन के लिए जो भी तत्व जरूरी होते हैं, वो क्या सूर्य पर हैं? बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें दिमाग में लेकर आती हैं जिनका समाधान नहीं मिलता, और एग्जाम में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान रखिए, ये जो आपको सूर्य दिखाई दे रहा है, आपको जो ये सूर्य दिखाई दे रहा है, ये सूर्य एक प्रकार के गैसों का भंडार है। एक प्रकार से गैसों का भंडार है। इस सूर्य में 70%, अगर मैं बोलूं इसके अंदर कौन सा पदार्थ है जो ये चमक रहा है, इस सूर्य के अंदर 70% हाइड्रोजन एटम मौजूद है, हाइड्रोजन गैस मौजूद है। कितना? 70% यहां पर सूर्य के अंदर हाइड्रोजन गैस मौजूद है। दूसरा पदार्थ, अगर मैं 100% मानता हूं, इसको मैं बहुत समझा के पढ़ाऊंगा, लेकिन बहुत डीप पढ़ाऊंगा, यह मेरा वादा है। इसके अंदर 70% हाइड्रोजन है, 28% हीलियम है। 28% हीलियम की मात्रा है। जब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, तब ऊर्जा का भंडार निकलता है। ऊर्जा निकलने के बाद कुछ गैस हीलियम में कन्वर्ट हो जाती है, सफेद गैस में कन्वर्ट हो जाती है, हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, यानी हाइड्रोजन हीलियम में बदलती है गैस। ठीक है, तो अभी भी 98% ही सूर्य का मैंने बताया, 70% हाइड्रोजन, 28% इसमें हीलियम, 2% इसमें अन्य भारी तत्व मौजूद हैं। कौन से तत्व मौजूद हैं? यह क्वेश्चन आईएएस के अंदर 2013-14 के प्रश्न में आया था। अन्य 2 पदार्थों में इसके अंदर मौजूद है यूरेनियम, इसके अंदर मौजूद है लिथियम, लिथिनियम।
दो पदार्थ आपको याद रखने को, क्वेश्चन में दो आंसर पूछे थे, लिथियम और यूरेनियम। वैसे तो बहुत पदार्थ हैं, ये दो मुख्य प्रश्न पूछे गए थे सूरज के बारे में, तो आपको पता लग गया। हाइड्रोजन 70, 28% हीलियम, 2% अन्य भारी तत्व, जिसका मतलब है यूरेनियम और लिथियम। ठीक है दोस्तों, ये यहां मौजूद है। देखो, मैं आपको सिर्फ यहां पे जोड़ दूंगा, मेरे हाथ में कोई किताब नहीं है, समझा रहा हूं, आप भी सिर्फ यहां पे समझे। कोई परीक्षा देने जाओगे, किताब कॉपी लेके नहीं जाओगे, ये जाएगा। ये जितनी चीजें यहां डाल लोगे, उतना एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगी। नोट्स तो मैं दे ही दूंगा आपको, ठीक है। तो हमने इसका कंपोजिशन पढ़ा, संगठन पढ़ा, हाइड्रोजन, हीलियम, अन्य पदार्थ। ठीक है दोस्तों, अब मैंने बताया नाभिकीय संलयन प्रक्रिया। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया यानी न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस क्या होता है? हाइड्रोजन के जो नाभिक होते हैं, न्यूक्लियस कहूं, वो यहां पे मौजूद हैं। वो जब मूवमेंट करते हैं, 4 हाइड्रोजन से लेके चलो, मूवमेंट कर, ये रहा एक, ये मूवमेंट करते हैं। क्यों मूवमेंट होता है? इनमें मूवमेंट क्यों होता है? इनमें मूवमेंट इसलिए होता है क्योंकि सूर्य का ये जो केंद्र है, पृथ्वी का केंद्र जानते हो, हम अच्छे से जानते हैं। पृथ्वी का केंद्र मेंटल और कोर, निफे, मेंटल और भूपल्टी, क्रस्ट, जिसपे हम रहते हैं। ऐसे ही सूरज का भी होता है, ध्यान रखना। सूरज का जो केंद्र है, यानी जो पृथ्वी का केंद्र है नीचे, जिसकी 2 लेयर है, आउटर और इनर, उसको हम बाद में पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में। तो सूरज का भी केंद्र है, केंद्र का कोर है, ये अंदर दिखाई दे रहा है ना, ये कोर है, ये कोर है, ये कोर है। यहां का जो तापमान है, आप सोच के घबरा जाओगे, यहां का जो तापमान है वो है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, अर्थात 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान है सूर्य का। किसका? सूरज का, केंद्र का। मैं प्रभामंडल, क्रोमोस्फेयर, आई एम नॉट टॉकिंग, वर्णमंडल मैं बात नहीं कर रहा हूं, आपने साथ सुने भी नहीं होंगे, मैं समझा रहा हूं। हम यहां की बात कर रहे हैं। जैसे पृथ्वी है, बिल्कुल नीचे जाओ, अंदर खोदते चले जाओ, केंद्र, इसका भी कोई केंद्र है, सेंटर नहीं, खुदाई करके अंदर तक का। वहां का तापमान लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है, यानी 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है वहां का तापमान। सूर्य का यहां से लेकर यहां तक का जो व्यास है, डायमीटर, अगर मैं बोलूं, ये जो डायमीटर है, व्यास, व्यास मतलब रेडियस का डबल, जो डायमीटर है वो है 13.84 लाख किलोमीटर, यानी पृथ्वी से 109 गुना ज्यादा, 109 गुना ज्यादा। ये क्वेश्चन तो कई बार आते रहते हैं, हर टॉपिक में क्वेश्चन से समझाऊंगा। 109 गुना ज्यादा, कितना? 13.84 लाख किलोमीटर बड़ा है इसका क्या व्यास, फैला हुआ है। ओके, हमने जाना। अब क्या होता है, जब कहीं पर भी जैसे एटम बम बनाते हैं, न्यूक्लियर भट्टी जलाते हैं, वहां पे बहुत उच्च तापमान पैदा किया जाता है। सेम 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान होने के कारण जो हाइड्रोजन के नाभिक हैं, एटम्स हैं, हाइड्रोजन बताया 70%, 28% बताया मैंने हीलियम, 2% बताया यूरेनियम, लिथियम। तो हाइड्रोजन के आपस में जो प्लस पॉइंट हैं, आपस में टकराते, मूव होता है, इतना डिग्री, 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस पर होने के बाद ऐसे चलते हैं ये और आपस में टकराते, धूम धूम धूम, इस प्रकार हो रहा है, इस प्रकार। ये रहा एक हाइड्रोजन, ये रहा, मूव कर रहे हैं, क्योंकि 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान को हम कहते हैं
प्लाज्विका अवस्था, इंग्लिश में कहते हैं प्लाज्मा। बूम बूम बूम, ये आपस में टकराते हैं हाइड्रोजन के नाविक, जिससे विस्फोट से ऊर्जा होती है। ये मैग्नेटिक जैसे होते हैं, जैसे बगल में ये रहा एटम, ये आपस में खिंचेगा, आपस में खिंचता है हाइड्रोजन, और जैसे ही खिंचता है विस्फोट होता है इसके अंदर, जिससे विस्फोट होता है, जिससे इस सूर्य पर ऊर्जा पैदा होती है, इस सूर्य पर ऊर्जा पैदा होती है। आप जानते हो, हम तो यहां पर पृथ्वी से आए अभी दूर है, हमारी पृथ्वी पर प्रति सेकंड जो हम ग्रहण करते हैं सूर्य से 40 लाख टन ऊर्जा प्राप्त करते हैं सूर्य देवता से प्रति सेकंड। आइए इसका फिर से क्वेश्चन, सूर्य से प्रति सेकंड प्राप्त होने वाली ऊर्जा कितनी है? हमें 40 लाख टन ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं प्रति सेकंड। आधा अरम्मा हिस्सा तो कहते हैं, लेकिन कितना? देखिए, अगर हम डीपली नॉलेज लेंगे, डीपली याद करेंगे, तभी हम, प्रीलिम्स में तो लिमिटेशन रहती है, मुख्य परीक्षा में जो सर्वश्रेष्ठ लिखेगा, डीप से डीप लिखेगा, उसी का सिलेक्शन होता है। ये आप अच्छे से जानते हो। वहां पे ये नहीं होता कि हम ये नहीं पढ़े वो नहीं पढ़े। मुख्य परीक्षा मतलब सर्वश्रेष्ठ। मैंने अगर दुनिया भर का डेटा डाल दिया, निर्धारित शब्दों में मेरा सिलेक्शन है, उसे पछाड़ दिया। ये बात ध्यान रख के मेरे लेक्चर को ग्रहण करना, अटेंड करना, रिसीव करना। बात आती है, ये है हमारा सूर्य, ठीक है। अब ये जो सूर्य है, तो सूर्य बेसिकली 40 लाख टन ऊर्जा प्रति सेकंड हमें दे रहा है। किसके कारण दे रहा है? न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण, नाभिकीय संलयन के कारण। नाभिकीय संलयन कैसे हो रहा है? हाइड्रोजन के नाभिक आपस में टकरा रहे हैं भयानक तरीके से, और उसके कारण ये प्रोसेस चल रहा है। तो हमने ये पता लगा, हमारी पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर अपसौर उपसौर जैसी घटना होती, कहीं पास कभी दूर। सूरज 70% हाइड्रोजन, 28% हीलियम, 2% लिथियम और यूरेनियम से बना हुआ पदार्थों से, गैसों से बना पदार्थ है, क्षेत्र है। और यहां का कोर भी है, जिसका 1.5 करोड़ यानी 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड उसका तापमान है। न्यूक्लियर फ्यूजन से वहां पे ऊर्जा बनती है, जो पृथ्वी तक हमारे पहुंचती है प्रति सेकंड। 40 लाख टन ऊर्जा हमारे पास पहुंचती है। ओके, अब बात आती है सूर्य के बारे में। आपको बताना चाहूंगा, पृथ्वी, सूर्य सब एक ही तत्व हैं। वैज्ञानिकों ने, नासा ने यह सिद्ध कर दिया है, सूरज की जो स्पेक्ट्रम आती हैं, जो किरणें आती हैं सूरज से हमारी पृथ्वी पर, उन किरणों में 60 ऐसे तत्व, एलिमेंट्स, 60 ऐसे तत्व मौजूद होते हैं। सूरज से जो प्रकाश हमारी तरफ आता है, हम सिर्फ 4-5 किरणें जानते हैं, इंफ्रारेड रे, विजिबल और अल्ट्रा एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। मैं बताना चाहूंगा, उन किरणों में 60 प्रकार के तत्व होने का हमें सबूत मिला है, जो सूर्य पे उपलब्ध हैं। उन किरणों के द्वारा हमने 60 ऐसे तत्वों की जानकारी ली है हमारे वैज्ञानिकों ने। वो तत्व जो स्पेक्ट्रम के थ्रू, सूर्य किरणों के थ्रू पृथ्वी पे आ रहे हैं, और जो पृथ्वी पर भी ऑलरेडी मौजूद हैं। समझे? ऊपर से आने वाली किरणों से 60 प्रकार के ऐसे तत्वों की जानकारी मिली है जो पृथ्वी पर मौजूद हैं। तो आप सोच सकते हैं कि वहां पर भी पृथ्वी जैसी ही हालात कभी रहे होंगे, या पृथ्वी पर भी सूर्य जैसे हालात रहे होंगे। बिल्कुल रहे होंगे, उसे कोई भी निग्लेक्ट नहीं कर सकता। एनीवे, बात आती है, जो सूर्य है इसे हम मध्यम उम्र का तारा कहते हैं। 2017 एमपीपीएससी का क्वेश्चन, पृथ्वी का सबसे पास का तारा कौन सा है?
बच्चे लगा के आगे प्रॉक्सिमा सेंचुरी, गलत। पृथ्वी के सबसे पास का तारा हमारे सूर्य है। सूर्य देवता हमारे पास का सबसे पास का तारा है सूर्य। एमपीपीएससी का प्रश्न है, ध्यान रखना, 17 या 18 वर्ष ध्यान सही तरीके से नहीं है, जिन्होंने दिया होगा वो इस चीज पे एग्री कर लेंगे। पृथ्वी के सबसे पास का तारा सूर्य है हमारा। समझ में आया? अब हम जब सूर्य की बात करते हैं तो दोस्तों हमारे सूर्य देवता की उम्र हर चीज की, ब्रह्मांड में ऐसा ही नहीं कि कोई जीव है निर्जीव है तो उसकी कोई आयु ना हो, हर की कोई ना कोई आयु निश्चित होती है। हमारी भी आयु है 67.5 ईयर। हमारी एक औसत आयु भारत की 67.5 ईयर है, एचडीआर रिपोर्ट कहती है। हमारी सरकार का कहना है कि 72 साल हम लेके आएंगे, जब लेके आएंगे तब लेके आएंगे। ऐसे ही सूर्य की आयु भी एक निश्चित है। सूर्य की आयु है 10 अरब साल। मैं फिर से बताना चाहूंगा, सूर्य की आयु है 10 अरब साल। तो वर्तमान में हर की अवस्था होती है, हर तारे की अवस्था होती है, 17 अवस्थाएं होती हैं, 14 तो मुख्य अवस्था होती हैं। तो बात है सूर्य भगवान अभी हमारे कौन सी अवस्था में हैं? जब उनकी 10 अरब साल उनकी आयु है तो वर्तमान में उनकी क्या आयु है और वो कौन सी अवस्था में है? तो दोस्तों सिंपल सी बात, सूर्य भगवान जो सूर्य देवता हैं, जो हमारे, हम ज्यादा पास नहीं गए हैं, हम आए हैं 14 करोड़ किलोमीटर स्पेसशिप में। अभी 1 करोड़ किलोमीटर हम दूर हैं, नहीं तो गर्मी हो जाएगी बहुत ज्यादा। ठीक है दोस्तों, तो अभी ये जो सूर्य देवता हैं बेसिकली ये एक संतुलन की अवस्था में है। संतुलन की अवस्था भूगोल शास्त्रियों के अनुसार अगर हम बात करें तो संतुलन की अवस्था कही जाती है एक युवा और एक मध्यम आयु। सूर्य देवता की अभी एक मध्यम आयु चल रही है। जैसे हम पृथ्वी की आयु बोलते हैं 4.6 साल, हमारे वैज्ञानिकों को मानना है कि सूर्य की भी आयु लगभग कुछ इतनी ही है, 4.7 अरब साल। यानी हम मध्यम अवस्था में हमारे सूर्य देवता पहुंच चुके हैं। फिर बता रहा हूं, हमारे सूर्य देवता की जो आयु मध्यम अवस्था में पहुंच चुके हैं। हमारे सूर्य देवता अभी संतुलन की अवस्था में हैं। आगे चलकर अगर हम बात करें तो सूर्य देवता बेसिकली 10 अरब साल उनकी आयु है, 5 और बची। उसके बाद हो सकता है ये ब्लैक होल में चले जाएं, हो सकता है कि ऐसे पिंड बन के रह जाएं, और जब इनका जीवन खत्म होगा तो समझना कि हमारा पूरा सौर मंडल भी समाप्त हो जाएगा। हमारे सौर मंडल की नासा के अनुसार 4 भुजाएं हैं। मिल्की वे जिसे आप कहते हो, दुग्ध मेखला कहते हो, हम मध्यम भुजा में स्थित हैं। देखो लिखना नहीं है, ट्रेडिशनल थोड़ा बदलो, लिखने में मैं आपको नोट्स दूंगा, 2-4 शब्द भी लिखवा दूंगा, लेकिन समझना ज्यादा जरूरी है जिससे हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। तो हम मध्यम भुजा में स्थित है। हमारा सौर मंडल, सूर्य देवता, हमारी गैलेक्सी जो हमारा मतलब हमारी जो आकाश गंगा है, हम मध्य भुजा में स्थित हैं। और हमारे 50,000 केंद्र के पास एक ब्लैक होल भी है जिसकी फोटो अभी जाहिर की थी। खैर मैं उसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको पॉइंट टू पॉइंट, मैं क्लास में याद करवाने विश्वास रखता हूं, लिखवाने पे नहीं। कोर्स खत्म करना अलग बात है, सिलेक्शन लेना अलग बात है। सिलेक्शन तब होगा जब यहां घुसेगा। एक चीज घुसी, इनकी संगठन कैसे बने, 70 हाइड्रोजन, 20, 28 हीलियम, 2 अन्य यूरेनियम और लिथियम, 15 करोड़ किलोमीटर दूर। इनका व्यास 13.84 लाख किलोमीटर। कोर का तापमान 1.5 करोड़ किलोमीटर। आपको याद हो गया होगा दोस्तों, स्मार्टली तैयारी करो। 1.5 किलोमीटर, ठीक है, 1.5 करोड़ सेंटीग्रेड इनका तापमान जो हम बात कर रहे हैं। यहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, इससे ऊर्जा मिलती है। हमारी पृथ्वी को 40 लाख टन प्रति सेकंड की ऊर्जा सूर्य देवता से हमें प्राप्त होती है अगर हम देखें, और ये हमारा सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है अगर हम देखें।
दूसरा, जो सूर्य देवता है मध्य अवस्था में है, मध्य अवस्था अर्थात 10 अरब साल इनकी है, 4.7 अरब साल इन्होंने अपने जीवन के पूरे कर लिए हैं। अब हम आगे जाते हैं। इससे पहले 2 लाइन आप लिखेंगे, लिखना जरूरी है, मैंने कॉपी बोला था, 2 लाइन नोट करेंगे, ऊपर डालेंगे सौर मंडल, क्योंकि हमारी क्लास है, ये वो नहीं है, ये हमारा लंबा साथ है, सिर्फ एक हेडिंग, वो पॉइंट लिखेंगे आप, सौर मंडल, सोलर सिस्टम। मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूं, आप फटाफट लिखेंगे, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है सिर्फ उसी को आप नोट करेंगे, फटाफट नोट करें जी, छोड़ो, फटाफट नोट करेंगे। सूर्य का व्यास, व्यास मतलब इट्स डायमीटर, जो पढ़ाया है कुछ अलग नहीं लिखवाऊंगा, वही लिखवाऊंगा जिससे एकदम याद हो जाए, समय नहीं है, नोट करें। सूर्य का व्यास 13.84 लाख किलोमीटर है, व्यास। डायमीटर 13.84 लाख किलोमीटर है। इसका फटाफट लिखना, थोड़ा स्पीड से लिखेंगे, 13.84 लाख किलोमीटर है, लाख। इनका केंद्र का तापमान, केंद्र मतलब कोर, इनका केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। इनका तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस इसका सेंटीग्रेड इनका तापमान है। इसी कारण वहां पर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया संभव हो पाती है। इसी कारण, रीजन है, इसी कारण वहां पर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया संभव हो पाती है। न्यूक्लियर फ्यूजन जो प्रोसेस है, इसी कारण संभव हो पाता है। ओके, संभव हो पाता है। ओके, क्लियर हुआ? ओके, क्लियर हुआ? ओके, फिर हम आगे बात करेंगे। मैंने आपको बताया सूर्य की वर्तमान आयु 4.7 अरब है, 4.7 अरब, 4.7 बिलियन ईयर्स एगो इट फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू नासा और अदर साइंटिस्ट। सूर्य की वर्तमान आयु 4.7 अरब साल है, 4.7 अरब साल है। अर्थात सूर्य देवता अपनी मध्यम आयु में प्रवेश कर चुके हैं। सूर्य देवता अपनी मध्यम आयु में प्रवेश कर चुके हैं, ध्यान रखिएगा, मध्यम आयु में प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि सूर्य की आयु 10 अरब साल है, 10 बिलियंस टोटल एज अगर हम देखें तो सूर्य देवता की 10 अरब साल उम्र है, जिसमें सूर्य देवता वर्तमान में अपनी मध्यम आयु प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है फ्रेंड्स? मैं आपको कंटिन्यूसली वॉच कर रहा हूं, समझ में आ रहा होगा, बाद में फीडबैक लूंगा, समझ में आ रहा है? पृथ्वी पर मिलने वाले 60 से अधिक तत्व, लिख लेना, पृथ्वी पर मिलने वाले 60 से अधिक तत्व सौर स्पेक्ट्रम में भी मिलते हैं। 60 से कुछ ज्यादा लिख लेना, पृथ्वी पर मिलने वाले 60 से ज्यादा तत्व, तत्व मतलब एलिमेंट्स, 60 से ज्यादा तत्व जो सूरज की किरणें आती हैं उसमें मिलते हैं, उसमें मिल जाते हैं। 60 से ज्यादा तत्व पृथ्वी पर मिलने वाले 60 प्लस एलिमेंट्स जो ऊपर से सूर्य किरणें आती, विकिरण आता है, उसमें मिल जाते हैं। ये बात आप याद रखिएगा, समझ में आ रहा है? दूसरा मैंने बताया 40 लाख टन, ये नोट करिएगा, नाभिकीय संलयन के कारण जो ऊर्जा, नाभिकीय संलयन के कारण, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन के कारण जो ऊर्जा हमें
प्राप्त होती है, जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, जो मैं लिखवाया सिर्फ वही लिखेंगे आप, जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उसकी दर क्या है? 40 लाख टन प्रति सेकंड है, जो आइसोलेशन से प्राप्त होती है, सूर्यातप से प्राप्त होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन के कारण जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसकी मात्रा है 40 लाख टन प्रति सेकंड। आप याद रखना, 40 लाख टन प्रति सेकंड। समझ में आया? क्लियर है? बस 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 हमने जो समझाया, जो क्वेश्चन निकल के आते थे, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, मैंने लिखवा दिया। थ्योरिकल मैं पीडीएफ भेजूंगा, वो कब भेजूंगा? जब आप मुझसे 7400501501 व्हाट्सएप पे जुड़ जाओगे। यूट्यूब पे मैं लाइव प्रसारण ये प्रकार के नहीं दूंगा, पीडीएफ तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा। अच्छा दोस्तों, बस एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या आप लिख रहे हो अथवा नहीं? नहीं तो अगर आप नहीं लिख रहे हो तो मैं आपको नहीं लिखवाऊं। मुझे अपना फीडबैक दे दीजिए। और आपको समझ में आ रहा है? दोस्तों मैं आपको देख रहा हूं, आपका फीडबैक चाहिए मुझे, जल्दी से अपना फीडबैक दीजिए। क्या आप लिख रहे हैं? क्या आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि समय बहुत बहुमूल्य है, अनमोल है ना? ओके, आप लिख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, अच्छे से क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है दोस्तों? चलो ठीक है, वेरी गुड, ऑसम ऑसम ऑसम। ठीक है, मुझे आपका फीडबैक मिल गया है। मैं कंटिन्यूसली, लाइव का यही है, मैं कंटिन्यूसली देखता हूं कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट्स हैं। ओके, अब हम बात करते हैं, ये एक दैट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ सन। ये एक इंट्रोडक्शन था हमारे सूर्य भगवान का। दोस्तों पृथ्वी जहां हम खड़े हैं इसे कहते हैं क्रस्ट। मेरी बात ध्यान से सुनना, स्टिल बिहार पीएससी के पेपर में यह क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से सुनना। जहां पे हम खड़े हैं पृथ्वी पर, इसे कहते हैं भूपल्टी, भूपटल, क्रस्ट कहते हैं। उसके नीचे हम जाते हैं तो मेंटल मिलता है, उससे नीचे आते हैं कोर मिलता है, खोदते जाएंगे कोर तक पहुंच जाएंगे हम। ठीक है, कोर का जो घनत्व होता है आप अच्छे से जानते, 13.8 या 17.2। मैं उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन वादा है जिस दिन चर्चा करूंगा ना, भारत में तुम्हें वैसा लेक्चर देखने को नहीं मिलेगा। खैर, अभी मैं सूर्य की बात कर रहा हूं। ये सूर्य हैं, तो आप ये समझ लो इनका भी कुछ ना कुछ पृथ्वी जैसा ही हाल है। हाल अर्थात इनका भी एक लेयर है जो ऊपर दिखाई दे रही है, इनकी भी एक लेयर है जो ऊपर दिखाई दे रही है। जैसे पृथ्वी की है ना धरातल, मतलब ऊपर की लेयर, क्रस्ट, ऐसे ही सूर्य भगवान की भी क्रस्ट है। ये इनकी क्रस्ट है। इसके नीचे पृथ्वी का जैसे मेंटल आता है, इनका भी नीचे जाओगे, सूर्य भगवान को खुदाई करेंगे तो वहां पे इनका भी मध्य भाग आएगा। उसके बाद बिल्कुल जब चले जाएंगे अंदर तो वहां पर आएगा कोर। क्या आएगा दोस्तों? कोर, केंद्र, जैसे पृथ्वी का केंद्र आता है। तो सब कुछ पृथ्वी जैसा ही है, लेकिन वहां की व्यवस्था थोड़ी कुछ और है। मैंने अर्थ से सन का कंपैरिजन इसलिए कराया क्योंकि आपको एक समझ में आए कि हम किस प्रकार से सन और पृथ्वी कंपैरिजन करके हम जान सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो सन है, हम अपनी जो पृथ्वी है, जो हमारी, मैं कहूं पृथ्वी है, क्लियर है आपके? ओके, वेरी गुड, पूरा समझ में आ रहा है। तो जैसे हमारा ये पृथ्वी है, ये पूरी अगर मैं बात करूं तो पृथ्वी के ऊपर भूपटल है जिसपे मैं खड़ा हूं। सूर्य का ये सबसे ऊपर की जो लेयर है इसे हम कहते हैं संवहन मेखला। क्या कहते हैं? संवहन मेखला। इसे कह सकते हैं कन्वेक्टिव, कह सकते हो संवहन मेखला, कन्वेक्टिव लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरे संग याद करोगे, बात का तो रिवीजन करते हैं हमारे बच्चे, याद नहीं करते। याद दूसरों के करते हैं क्योंकि उन्हें फैकल्टी समझाते नहीं है। मैं तुम्हें समझाऊंगा भी,
लिखवाऊंगा अभी और याद भी कराऊंगा, और जो नोट्स दूंगा वो रिवीजन करने के लिए होंगे, समय बर्बाद नहीं करना। यहां भी 2 घंटे दे दिए, फिर जो मैंने पढ़ा है उसे याद करने में 2 घंटे बाद में दोगे, बेवकूफी है ये। मेरे संग यहीं पे ऑन टाइम ऑन स्पॉट याद भी होगा, खत्म भी होगा, जो नोट्स होंगे वो रिवीजन के लिए होंगे, यही सक्सेस है। ये जो हमारी ऊपर की लेयर है, जिस पे मानो पृथ्वी पे हम रुके हुए हैं, ये जो ऊपर की लेयर है इसे हम कहते हैं संवहनीय मेखला, कन्वेक्टिव जोन कहते हैं, कन्वेक्टिव लेयर कहते हैं। अभी लिखना नहीं, समझना, संवहनीय मेखला, ठीक है। अब उसे खोजा, मैं बता रहा हूं सूर्य के आंतरिक हिस्से, आंतरिक सतह, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सन आई एम डिस्कसिंग राइट नाउ। ऊपर का कनेक्टिव जोन, कनेक्टिव आई मीन टू कन्वेक्टिव, मतलब संवहनीय मेखला क्या होती है मैं बताऊंगा। पहले तीनों लेयर, हम नीचे गए, जैसे अर्थ में खोदा धरातल, नीचे गए तो मेंटल आ जाएगा, यानी मध्य भाग। सूरज के नीचे अगर हम जाएंगे वहां पर आएगी हमें विकिरण मेखला, दूसरी विकिरण मेखला। ऑन टाइम याद हो रहा है, बाद में याद नहीं करना, अभी करना है। सबसे पहली संवहनीय मेखला, कन्वेक्टिव लेयर, यहां पर क्रस्ट, वहां पर हमारी पृथ्वी, हम तो पृथ्वी से दूर आ गए, हमारी पृथ्वी पे पहला था क्रस्ट, भूपल्टी, भूपटल, यहां पर कन्वेक्टिव संवहनीय मेखला खोदा। हमारी पृथ्वी पे था मध्य जोन, मध्य मेंटल जिसे हम कहते थे, यहां खोदा, यहां पे आ गया विकिरण मेखला, विकिरण रेडिएटिव जोन या लेयर कहा जाता है, विकिरण मेखला। और खोदा, और खोदा, पृथ्वी पे खोदा था तो निफे मिल गया था, निकिल ऑफ फेरम मिल गया था, 5% मिल गया था इनर लेयर, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। यहां खोदा, यहां पे उतना ही मिला, क्या मिला, यहां मिल गया हमें केंद्र। तो सूर्य की जो तीन, हमारे सूर्य की जो 3 संरचना है, सबसे पहली संवहनीय मेखला, संवहनीय मेखला, दूसरी विकिरण मेखला, विकिरणीय मेखला, तीसरी केंद्र, तीसरी केंद्र, ठीक है। ओके, हम अब इसके केंद्र से चलेंगे, ऊपर से नीचे तो चले गए, हर चीज का एक होता। अब नीचे से ऊपर आओ, तो पहले मैं केंद्र के बारे में आपको बताना चाहूंगा। केंद्र, केंद्र है क्या, ये सूर्य देव का जो केंद्र है ये बेसिकली है क्या। केंद्र का पहले बता दिया, सबसे ज्यादा जो तापमान है वो केंद्र का ही है, 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस, 15 मिलियंस डिग्री सेंटीग्रेड केंद्र का तापमान है। ओके, अभी अंदर है, उसके बाद आएंगे विकिरण, उसके बाद आएंगे संवहन, यानी ऊपर आ जाएंगे सूर्य देवता के ऊपर, ठीक है। हाँ, ओके, तो अभी केंद्र में, अब केंद्र में इतनी ज्यादा तापमान होने के बाद कारण ही मैंने बताया था न्यूक्लियर फ्यूजन की घटना घटित होती है, अर्थात नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है, नाभिकीय संलयन की घटना घटित होती है। ओके ओके, थोड़ी सी आवाज मैंने रिड्यूस की है, आपको फीलिंग आनी चाहिए थी कि हम सूर्य पे ही हैं। अगर फीलिंग ही नहीं आएगी तो फिर मजा कैसे आएगा, है ना। ओके, तो संवहनीय मेखला, हम केंद्र की बात करते हैं, तो केंद्र में जब इतना तापमान होता है तो वहां पे एक प्रकार का पदार्थ बनता है जिसे कहते हैं प्लाज्विका, प्लाज्विका, इंग्लिश में बात करूं प्लाज्मा, चौथी स्टेज है जो यहां बायोलॉजी में पढ़ेंगे तो देखेंगे, प्लाज्मा, इंग्लिश प्लाज्विका, ये बनता है वहां पे पदार्थ, कहां पर, इतने तापमान होने के कारण, जिससे एक बहुत बड़ी ऊर्जा, जिसे मैं कहूं, निकलती है। जो हमारा केंद्र है, सूर्य का जो केंद्र है, केंद्र मतलब नीचे जाकर बिल्कुल केंद्र में, जो उसका केंद्र है वो बेसिकली अगर बात करूं तो 3.848
किलोमीटर उसका व्यास है। ध्यान रखना, जो इसका केंद्र है, ये जो केंद्र है आपको मैं दिखा रहा हूं, आप देख रहे होंगे जो केंद्र की बात हो रही है, अंदर गए हैं। मैंने पूरा व्यास बताया था 13.84 लाख किलोमीटर, लेकिन मैं पूरे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं संवहनीय मेखला की बात नहीं कर रहा हूं, मैं विकिरणीय मेखला की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केंद्र की बात कर रहा हूं। और केंद्र का हमारा कितना है? 3.48 लाख किलोमीटर। इसका 3.48 लाख किलोमीटर। विकिरण का बढ़ जाएगा 3 यहां कितना है 48, वहां हो जाएगा 84, बढ़ जाएगा। और उसका तो पूरा आपको पता ही है 1.39 अगर मैं बात करूंगा स्टार्टिंग में, लेकिन ऊपर का 1.39 लाख किलोमीटर। पूरा आपको भी ऐसा ही लिखने होंगे पॉइंट्स, तभी तो नंबर मिलेंगे बेटा, तभी तो हम दूसरों से ज्यादा अच्छा कहलाएंगे लिखने में। कैसे लिखना है मैं बताऊंगा, मैं क्वेश्चन बना बना के दूंगा, आप कॉपी भी लिखोगे, मुझे चेक करवाओगे। एनीवे, तो यहां आ गए हम केंद्र का 3.48 लाख किलोमीटर है। और यहीं पर क्या होती है? व्यास, व्यास, व्यास। यहीं पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, यहीं पे 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। बस इतना पर्याप्त है। 2 शब्द लिखने होंगे, 2 लाइन लिखनी होगी। अब हम कहां आ गए? अब हम यहां आ गए दोस्तों, ये बीच वाली, यानी केंद्र से निकलकर हम ऊपर आ गए, ये बीच में आ गए। जैसे मेंटल पृथ्वी पर है ना, हम यहां आ गए। इसका जो व्यास है, ये कितना व्यास था? इसका अंदर कितना था? 3.48। यहां कितना व्यास है? ये बढ़ गया, नीचे आए ना, धीरे धीरे व्यास बढ़ जाएगा। ये इतनी मोटी लेयर हो गई, ये इतनी, ये आपको दिखाई दे रही ना, ये इतनी मोटी लेयर हो गई, तो इसका व्यास कितना हो गया? 3.82 लाख किलोमीटर। बीच की लेयर विकिरण मेखला, रेडियो एक्टिव जोन, कितना व्यास? 3 इसका बोल रहा हूं दोस्तों 3.82, वो 48 था, 3.82 ऐसे कर लो, 48 उल्टा कर दो 82, 3 वो था, ये भी 3 है, ऑन टाइम याद करना है। 3.48 केंद्र, 3.82 विकिरण मेखला, 3.82 विकिरण मेखला, 3.82 विकिरण मेखला। ओके, जब यहां पे केंद्र में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, तो वहां से जो ऊर्जा निकलती है वो इसी विकिरण मेखला से होकर गुजरती है। और ये वाली जो लेयर है, ये लेयर बेसिकली फोटोन, जो फोटोन के गुच्छे हमारे पास आते हैं, आइंस्टीन ने भी बोला है, फोटोन जो है ऊर्जा का रूप फोटोन होता है, वो इसी विकिरण मेखला से होकर गुजरता है। ये वाली लेयर जिसका कितना था? 3.82, अभी बताया था ना मैंने। और यहां पर क्या होता है? यहां बहुत गैस भारी होती है। कहां पर? केंद्र में। जब ये ऊपर आती है, मतलब यहां पर, कहां पर? विकिरण मेखला में जब आती है, तो क्या होता है? आप जानते हो गर्म गैस हल्की होती है, हाँ या ना? ऊपर उठती है, 5वीं क्लास में पढ़ते थे, गर्म गैस के गुब्बारे ऊपर उड़ते हैं। तो यहां से जो गर्म गैस निकलती है, भारी होती है, ये जब यहां पर पहुंचती है, विकिरण मेखला में जब पहुंचती है, विकिरण मेखला में पहुंचती है, तो वो गैस हल्की हो जाती है, सघनता कम होती है, डेंसिटी कम होती है, लेकिन तापमान बढ़ जाता है। विकिरण मेखला में तापमान बढ़ जाता है, गैस की सघनता कम हो जाती है। विकिरण मेखला में तापमान बढ़ जाता है और गैस की सघनता कम हो जाती है। ओके, चलिए इतना काफी है, क्योंकि हमें वर्ड्स लिमिट को भी ध्यान में रखना होगा। हमें सिर्फ जब हम इतना पढ़ेंगे तो इतना बनाएंगे, इसे हम लिखेंगे। अब हम जब ऊपर गए, हमें यहां क्या मिला? संवहनीय मेखला, संवहनीय मेखला। आप ध्यान रखना, यह पूरा कितने पे आता है? 1.39 लाख किलोमीटर इसका व्यास है। व्यास मतलब इतनी मोटी है, इतनी मोटी, ये नहीं हम पूरा यहां से यहां तक बता रहे हैं, वो तो मैंने बता दिया, उसका आधा कर दो। 1 पॉइंट ये इतनी है, यहां पर है संवहनीय मेखला, है ना, कन्वेक्टिव जोन जिसे कहते हैं। बेसिकली इसका जो व्यास है, वो इसका व्यास जो कहूंगा, इसका गहराई जो मानू, व्यास मानू, वो है दोस्तों
1.3 लाख किलोमीटर। देखो इसका कितना था, ये बहुत बड़ा है, ये वाला क्षेत्र बहुत बड़ा है, कितना बताया था 3.48 लाख किलोमीटर। ऊपर वाला विकिरण मेखला 3.82 लाख किलोमीटर। हमारी आखिरी वाली संवहनीय मेखला कितनी है, ये मतलब धरातल हो गया अपना, धरातल, पृथ्वी का धरातल भी छोटा है, ऐसे ही वहां पे भी छोटा है, 1.39 लाख किलोमीटर इसका धरातल। अब इसकी एक बात है, ये क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्या आया था, ये जो ऊपर की लेयर है, ये जो दिखाई दे रही ना आपको, ये जो ऊपर की लेयर है ना, ये बेसिकली, ये ऊपर की जो लेयर है बेसिकली अगर हम देखें तो ये बनी है कोशिकाओं से, याली कोशिकाएं नहीं, छोटे छोटे कणों से बनी है, ठीक है ना, इन्हें कहते हैं कोशिकाओं की लेयर कहते हैं। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा गया है, सूर्य की निम्नलिखित में से कौन सी सतह कोशिकाओं द्वारा निर्मित है, तो आप क्या लिखोगे, संवहनीय परत, कोशिकाओं से बनी है, इसे कोशिकाई परत भी कहते हैं। हमारी कोशिका नहीं कहूंगा, कोशिकाएं परत कहते हैं, जो कणों से बनी हुई हैं। इस लेयर की नीचे का हिस्सा बड़ी कोशिकाओं से बना है, इसका ऊपर का हिस्सा छोटी कोशिकाओं से बना है। 1.39 लाख जो किलोमीटर का जो व्यास है इसका, नीचे का हिस्सा बड़ी कोशिकाओं से द्वारा निर्मित है, ऊपर का हिस्सा छोटी कोशिकाओं से बना हुआ है। बस इतना लिखेंगे। तो दोस्तों नीचे की खुदाई हमने सूर्य भगवान की कर दी और पर्याप्त मात्रा में हमने जान भी लिया, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है अभी। हां, ये 3 लाइन लिखनी होंगी, 3 लाइन लिखो फटाफट, हेडिंग डालो, सूर्य की आंतरिक संरचना। देखो यार, मैं आपको आईएएस लेवल, एमपीपीएससी लेवल, डीप से डीप लेवल देने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कोई भी क्वेश्चन आए वो क्रैक कर दोगे 2 मिनट के अंदर, यूपीपीएससी। तो नोट्स 2-4 लाइन लिखना जरूरी है, फटाफट लिखो। इसके अंदर सूर्य की आंतरिक संरचना, पहली सतह, पहली लेयर सूर्य की कौन सी है, नीचे जाते हैं, आइए बताया, संवहनीय मेखला, नोट्स में दे दूंगा लेकिन ऑन टाइम रिमेंबर पॉइंट्स चाहिए होते हैं। संवहनीय मेखला, संवहनीय मेखला, जिसका व्यास कितना बताया मैंने, 1.39 लाख किलोमीटर। ये भी 2 लाइन लिख लेना, 1.39 लाख इसकी मोटाई है, मोटाई कह लो, व्यास मतलब लेके हो ना, मोटाई 1.39 लाख इसकी मोटाई है। संवहनीय मेखला, इसे कोशिकाई मेखला कहते हैं, कोशिकाई, इसे कोशिकाई मेखला कहते हैं। बस इतना लिखो, बड़ी छोटी मत लिखो, नोट्स में रहेंगे। आप दूसरी, सूर्य की दूसरी लेयर की मोटाई कितनी बताई थी, 3.82 लाख किलोमीटर, 3.82 लाख किलोमीटर, 3.82 लाख किलोमीटर, ठीक है, जो थी उसकी व्यास, ठीक है ना। वहां पे क्या बताया था मैंने, एक लाइन लिखनी होगी, गैसों का घनत्व कम होता है, ताप बढ़ता है, डेंसिटी गैस मतलब भारी कम होती है लेकिन टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाता है। वो कौन सी लेयर है, अपनी विकिरण, रेडिएक्टिव जोन है। तो आप क्या लिखेंगे, इस वाली लेयर में जो हमारी संवहनी व विकिरण सतह है सूर्य की, वहां उनका व्यास है मोटाई है 3.82 लाख किलोमीटर, और वहां पर गैस हल्की हो जाती है लेकिन तापमान बढ़ जाता है उन गैसेस का, और फोटोन के रूप में विकिरण प्रसारित होता है। किसका, फोटोन के रूप में, फोटोन के रूप में जो मतलब प्रभाव होता है वो प्रसारित किया जाता है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना, रेडिएक्टिव कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं, कन्वेक्शन, रेडिएशन एंड कंडक्शन। जो इंग्लिश में बेटा अपना जो पहली वाली थी वो थी हमारी कन्वेक्टिव जोन, संवहनीय प्रक्रिया। मैं तुम्हें इंग्लिश में ही भेजूंगा लेकिन तुम मुझे इंग्लिश में बोल देना, सर मुझे इंग्लिश में नोट्स चाहिए, मैं तुम्हारे लिए मेहनत करूंगा, डोंट वरी, आई विल cover up whole thing, whatever I taught you I will definitely provide you
each and everything in English, matlab, okay? So don't worry, don't go for that, okay? But you have to write, first of all, you have to send your name, then I will consider that you are English or Hindi medium students, okay? Fine, अभी मैं बात करता हूं, फिर से आता हूं लौट के। सम्मानीय, अब हमारे आ गया विकिरण। विकिरण मतलब रेडियो एक्टिव जोन। जो रेडियोएक्टिव जोन है 3.82 लाख किलोमीटर। फोटोन, हवाएं गैसेस हल्की, ताप ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा, हवाएं हल्की, गैस हल्की। अब आ गया केंद्र, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके शालू, थैंक यू सो मच। यहां पर संलयन की प्रक्रिया, कहां पर बेटा? यहां पर संलयन की प्रक्रिया होगी। किसकी? संलयन की प्रक्रिया। यहां पर क्या बनता है? प्लाज्मा, प्लाज्मिका कहा जाता है, जिसे कहते हैं प्लाज्मा, यहीं पर बन रहा है। केंद्र में क्या बन रहा है दोस्तों? प्लाज्मा बन रहा है, सबसे नीचे की इनकी। और इसका सतह क्या बताया था मैंने? 3.48 लाख किलोमीटर इसकी मोटाई है। यहां से यहां तक 3.48, ये बिल्कुल नीचे का 3.48 लाख किलोमीटर इसकी मतलब क्या है? इसकी मोटाई है। तो दोस्तों ये हुआ इंटरनल पार्ट ऑफ सन। 100% एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, लिख के ले लो जो हम पढ़ेंगे। कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो, ज्यादा पढ़ो घटिया पढ़ने से तो अच्छा ही है ना। तो प्लीज नोट्स पे ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, दिमाग को एक जगह एकत्रित करना है प्लीज। अब बात आती है सन की। सन की दोस्तों, जैसा कि हमारी पृथ्वी है स्ट्रेटोस्फेयर, ऊपर वायुमंडल है ना, वी हैव आवर ग्रेट एटमॉस्फेयर, इट्स कंटेन सेवरल लेयर्स। हमारा जो पृथ्वी है उसका वायुमंडल है या नहीं? बहुत बड़ा वायुमंडल है। आपको नहीं पता, आपको नहीं पता, आप बिल्कुल शून्य हो। क्यों शून्य हो? जब तक हमारी नॉलेज सबसे ऊपर ना हो तब तक वो शून्य ही कहलाती, क्योंकि वो सिलेक्शन नहीं दिलाती। अब मैं किसी 8वीं क्लास के बच्चे से पूछूंगा, वो बता देगा हमारा वायुमंडल है, पहली सतह है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, अयन मंडल, वाह्य मंडल। नो, आई डोंट वांट टू लिसन दिस काइंड ऑफ किड्स स्टेटमेंट फ्रॉम योर साइड. You are about to appear yourself in biggest examination, civil service examination. You must follow a high or huge knowledge or high statement level. मेरी बात समझो। हमारा जो वायुमंडल, मैं वायुमंडल नहीं पढ़ा रहा, जब पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे, सन का बता रहा हूं। जब हम वायुमंडल बोलते हैं, वायुमंडल है, तो क्या बोलते हैं? क्षोभ मंडल, ट्रोपोपोज, स्ट्रेटोपोज, मेसोस्पोज, आयनोस्फीयर, एक्टोस्फीयर। तो जो हमारे जिसमें हम रहते हैं क्षोभ मंडल में, यस और नो, उसमें भी 2 परतें होती हैं। हमारे से 3 किलोमीटर ऊपर घर्षण मंडल, घर्षण मंडल, यहां पे सबसे ज्यादा घर्षण। उसके ऊपर जो हम 8 से 12 किलोमीटर कंसीडर करते हैं, उसे हम एक और कहते हैं जेट प्रवाह का, जो एमपीपीएससी में हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे ही मैं अभी अर्थ नहीं पढ़ा रहा, जब मैं पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा। और हमारी 14 लेयर हैं, अर्थ की 14 लेयर हैं। तुम क्षोभ मंडल, संताप मंडल, मध्य मंडल करते मत रह जाना, हमारे 14 लेयर्स हैं, हर लेयर को हमें डिफाइन करना होगा। एनीवे, ऐसे ही सन का भी वायुमंडल है, सूरज का भी वायुमंडल है, गैसेस हैं। मैं उससे पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, टाइम बहुत ज्यादा बता रहा है, अभी बहुत ज्यादा हो जाएगा। 5 बजने वाले हैं, 3.5 से 1.5 घंटे क्लास हो गई। हमारा आपका कमिटमेंट था आधे घंटे का, हर दिन लाइव आधा घंटा, धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे। लेकिन फिर भी मेरी बात सुनिए, अगली क्लास में सूर्य का वायुमंडल पढ़ाऊंगा। देखिए, ये मत सोचना कि सर पढ़ के आएंगे, मैंने क्या बोला, ये आपके खुल्लर और भुल्लर और ओझा परीक्षा माणी, इनसे कोई मतलब नहीं। आपको एमए क्लास को फॉलो करना होगा, उससे स्टेटमेंट निकाल के, विकिपीडिया से स्टेटमेंट निकाल के मुख्य परीक्षा में डालना होगा, तब आप, चाहे भारत का कोई बच्चा हो, आपको पीछे नहीं कर पाएगा, ये बात याद रखना। अब वायुमंडल की बात करेंगे अगली क्लास में, फिर भी मैं बता देता हूं क्या है। हमारा जैसे 14 लेयर हैं, मुख्य 5 लेयर हैं, ऐसे ही सूरज की सिर्फ 3 लेयर हैं।
1 2 एंड 3, 1 2 3। कौन कौन सी? सबसे ऊपर और नीचे से अगर बात करूं तो हमारा प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल फोटोस्फेयर इंग्लिश में कहते हैं। दूसरा वर्ण मंडल, क्रोमोस्फेयर जिसे कहते हैं, कैमियोस्फेयर कहते हैं। तीसरा हमारा नॉर्मल, जो हमारा नीचे का कहलाता है कोरोना, नीचे नहीं, सूरज में तो ये रहा कोरोना, कोविड-19 मत लिख देना, ये रहा कोरोना की लेयर जो मिलियंस किलोमीटर ऊपर है। उसके नीचे की लेयर, अगर मैं नीचे आऊं, ये पीली पीली कोरोना सूरज की धरातल से यानी सम्मानीय मेखला से यानी कन्वेक्टिव जोन से, इसकी ऊंचाई मिलियंस किलोमीटर है कोरोना, ये मैं बताऊंगा। ठीक है, इसमें बहुत सारी टर्मिनोलॉजी, मुझे 1 घंटा लगेगा समझाने में। यहां पे स्पिकल्स होते हैं, यहां पे फोन होपर रेखाएं होती हैं, यहां पे सन स्पॉट्स होते हैं, यहां पे सोलर फ्लेम्स चलती हैं। कितने क्वेश्चंस आते हैं। ये है हमारी ये वाली रेखा। ये कौन सी रेखा है? ये हमारी दोस्तों रेखा है बेसिकली जो मैंने आपको बताई अभी, कोरोना 6000 डिग्री सेल्सियस। इसके नीचे आया, नीचे सबसे ऊपर वायुमंडल मान लो पृथ्वी का जो है वहां का कोरोना है, उसके नीचे आया, धीरे 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 उसके नीचे आया। तो जब मैं नीचे आऊंगा तो मुझे एक अन्य मंडल भी दिखाई मिलेगा जिसे मैं कहूंगा वर्ण मंडल। वर्ण मंडल की ऊंचाई है 2000 से 3000 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, उसके नीचे मैं आऊंगा तो मुझे मिलेगा प्रकाश मंडल। यहां पे फोन हॉपर, ये क्वेश्चन आया था, फोन हॉपर जो रेखाएं हैं, ब्लैक स्पॉट हैं, वो किस कारण से होते हैं और वो कहां पे पाए जाते हैं? ब्लैक स्पॉट, सौर कलंक जिन्हें कहते हैं, फोन हॉपर रेखाएं क्या होती हैं? वो हमें पाई जाती है दोस्तों फोटोस्फीयर में, प्रकाश मंडल में। क्यों पाई जाती हैं, कैसे पाई जाती हैं, अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे इस चीज को। तो दोस्तों मुझे अब आपका फीडबैक चाहिए। लाइव क्लास है आपको, ये मैं अभी नहीं, मैं बाद में समझा रहा था। ठीक है, अब आपने मुझे अपना लाइव क्लास है, आप मुझे अपना फीडबैक देंगे। और समझ में आया? 1.5 घंटे की क्लास हुई है, क्या आपको समझ में आई क्लास? पूरी क्लास समझ में आई क्या? कोई ऐसा बिंदु तो नहीं था? पृथ्वी से लेके आ गया, चलो अब आप खत्म हो रहा है तो आप पृथ्वी पे आ जाओ। अब चलो अपने अपने घर जाओ फटाफट, ये आ गए भारत, अब अपने घर चले जाना। ठीक है, अपने घर चले जाना। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। आपको समझ में आया और आपको बहुत अच्छा लग रहा है ना दोस्तों? एक लेवल टच करना है, कालका आईएफ जोन, कालका माता की कृपा से हम पूरी जान लगाएंगे आप लोगों के साथ। अब आपकी फीस की बारी। आपको मालूम है ना आपकी फीस क्या है? मेरे इस वीडियो को शेयर करना, अपने फ्रेंड्स को भेजना। शायद उन्हें कुछ, भले वो पढ़ के बैठे हैं, कई कोचिंग अटेंड करके बैठे हैं, लेकिन मेरा विश्वास है, सबसे बड़ा आत्मविश्वास है कि जब भी वो मेरा कोई भी लेक्चर देखेंगे उन्हें कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। क्योंकि एक फैकल्टी एक किताब से पढ़ाती है, 2 किताब से पढ़ाती है। यहां मेरे पास 108 किताबें हैं ज्योग्राफी की, विकिपीडिया, लिंक्स, जो भी स्टेटमेंट है, मैगजीन मैं आपके सामने रखूंगा लाके। तो आप प्लीज, थैंक यू सो मच बेटा कि आप इतना अच्छा कर रहे हो। ये मेरे लिए अचीवमेंट है कि आज पहली क्लास में आपने इतना अच्छा जाना। आप इसे शेयर करिएगा। अब मेरी दूसरी क्लास जो स्टार्ट होगी दोस्तों, याद रखना 1 तारीख, कल नहीं, मैं आपसे बहुत पहले से बोलता जा रहा हूं और थोड़ा कमिटमेंट का फॉलो हूं। 1 सितंबर ठीक 7 बजे से 7:30 बजे तक हमारी क्लास चलेगी। दूसरी चीज, हमारा बैच भी शुरू हो रहा है जो 5 घंटे का है, वो अलग है। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हो जिन्होंने कहीं भी ज्वाइन नहीं किया है तो वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं, या जो कहीं ज्वाइन करके बैठे हैं तो उन्होंने वहां पे भी फीस दे दी है, तो हमें बताएं कि हमने कहीं और भी क्लास कर चुके हैं, हम उनकी फीस में भी डिस्काउंट देंगे। ठीक है, इसकी पीडीएफ मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। जो आप हमसे जुड़े हुए हैं उसके आप नोट्स बना लेना, प्लीज नोट्स बना लेना, और जो नहीं जुड़े हैं उन्हें आप बता देना।
नंबर 7400501501 पे व्हाट्सअप कर दें, मैं उन्हें ग्रुप में जोड़ लूंगा। चलो, थैंक यू सो मच। आई रियली लव यू एंड आई केयर यू, इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं। पहले सबूत लाया, आपका पढ़ाई में मन लगे, क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं खोद देंगे। जितने भी रॉकेट गए हैं ना जिस जिस ग्रह पे, हर एक रॉकेट के बैठे पायलट ने क्या कपड़े पहने तो उसके बारे में डिटेल दे दूंगा मैं आपको। ये मेरा तो मुख्य परीक्षा का कोई आधार नहीं होता। मुख्य परीक्षा में जितना डीप नॉलेज लिखोगे उतना ही चांसेस बढ़ते हैं आपके सिलेक्शन के। थैंक यू सो मच, लव यू एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।